प्यारे बच्चों, अभी हम लोग चोल राजवंश के बारे में बात कर रहे थे। चोल राजवंश के जो शासनकर्ता थे, जो राजा लोग थे, उनके बाद हम चोल युगीन संस्कृत की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है, पहले भी हमने बताया है कि संस्कृत के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था आती है, प्रशासनिक व्यवस्था आती है, समाज की धार्मिक स्थिति आती है, उस समय साहित्य की क्या स्थितियाँ थी वह आता है, स्थापत्य कला, वास्तुकला इत्यादि की विवेचना किया जाता है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। चोल युगीन संस्कृति में सबसे पहले शासन प्रबंध की बात करते हैं। बच्चों, चोल संस्कृत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी शासन व्यवस्था थी। चोल सम्राटों ने एक विशिष्ट शासन व्यवस्था का निर्माण किया था, जिसमें प्रबल केंद्रीय नियंत्रण के साथ ही साथ बहुत अधिक मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता भी थी। चोल प्रशासन के अध्ययन के लिए हमें मुख्यतः लेखों पर निर्भर करना पड़ता था। साथ ही साथ इस काल के साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी न्यूनाधिक जानकारी मिल जाती है। सम्राट की अगर बात करें तो चोल साम्राज्य अपने उत्कर्ष काल में संपूर्ण दक्षिण भारत में फैला हुआ था। इस समय भी शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक ही था। राजा के अधिकारों, आचरण एवं उसके शान और शौकत में पहले से अधिक वृद्धि हो गई थी। उसका अभिषेक एक विशेष राज दरबार में या राजप्रसाद में किया जाता था। शासक अपना राज्याभिषेक तंजौर या गंगई कोंडचोलपुरम, चिदंबरम, कांचीपुरम इत्यादि स्थानों पर किया करते थे। वे चक्रवर्ती दल, त्रिलोक सम्राट जैसी उच्च सम्मानजनक उपाधि भी धारण करते थे। ज्ञातव्य है, मंदिरों में सम्राट की प्रतिमा भी स्थापित किया जाता था तथा मृत्यु के बाद दैव रूप में उनकी पूजा की जाती थी। तंजौर के मंदिर में उदाहरण के रूप में सुंदर चोल, जिसे परांतक द्वितीय कहा जाता है, तथा राजेंद्र चोल की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। राजा तथा उसके दरबार के 4 मंत्री राज सिंहासन के नीचे खड़े होकर उसका अभिवादन करते थे। तत्पश्चात वहां उपस्थित सभी लोग संगीत, गीत और नृत्य प्रारंभ कर देते थे। सम्राट के आदेश अक्सर मौखिक होते थे, जो उसके पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रांतों में सावधानी पूर्वक लिख करके और पहुंचा दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसका अपना कार्यालय भी होता था। चोल सम्राट निरंकुश नहीं होते थे तथा धर्म तथा आचार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते थे। ज़्यादातर उनके कार्य सार्वजनिक हित के लिए हुआ करता था। अधिकारी तंत्र की अगर बात करें बच्चों, तो चोल प्रशासन में एक सुव्यवस्थित अधिकारी तंत्र था, जिसमें विभिन्न दर्जे के पदाधिकारी होते थे। केंद्रीय अधिकारियों की कई श्रेणियां होती थी। सबसे ऊपर की श्रेणी को पेरुंदनम तथा नीचे की श्रेणी को सिरुदनम कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडन कुट्टम भी कहा गया है। सर्वप्रथम ओलई नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। इसकी जांच ओलई नायगम नामक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती थी। तत्पश्चात इन आदेशों को स्थायी पंजियों में लिपिबद्ध करके संबंधित विभागों तक पहुंचा दिया जाता था। स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो चोल साम्राज्य को 6 प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था, जिसका शासन एक वायसराय के हाथ में होता था और इस पद पर प्रायः राजकुमारों की ही नियुक्ति की जाती थी। किंतु कभी कभी इस पद पर वरिष्ठ अधिकारियों अथवा पराजित किए गए राजाओं की भी नियुक्ति हो जाती थी। मंडलम के शासकों के पास अपनी सेना तथा न्यायालय होते थे। कालांतर में यह पद आनुवंशिक हो गया। प्रत्येक मंडलम में केंद्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि रहता था, जो मंडलीय शासक के गतिविधियों पर दृष्टि रखता था। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था, जो आजकल के कमिश्नरियों के बराबर होते थे। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे और जिले की संज्ञा नाडु थी।
नाडु की सभा को नाट्टार कहा गया है। कुलोत्तुंग के शासनकाल के 10वें वर्ष पूरम लयनाडु के नट्टार ने तीर्थमल्लई मंदिर या सेलम जिला में है का प्रबंध देखने के लिए एक पुजारी की नियुक्ति की थी। करिकाल कालीन जम्बई लेख से पता चलता है कि वाणगप्पाडी का नाडु को वाले नुरक्कर योगड़ावर के मंदिर का प्रबंध सौंपा गया था। नाडुओं को मिलाकर के संगठन बनाए जाते थे। कुलोत्तुंग तृतीय के समय में तिरुवारंगुलम मंदिर के एक लेख में संपूर्ण नाडु के एक संगठन का उल्लेख मिलता है। राजराज प्रथम के एक लेख में 12 नाडुओं की महासभा की चर्चा मिलती है। नाडु के निर्दोष 500 तथा मुखिया का भी उल्लेख है। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिन्हें कुर्रम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की एक सभा होती थी। व्यापारियों के संस्थाओं या श्रेणियों को सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त था। उनके पास अपनी सेना भी थी जिससे वे अपनी सुरक्षा करते थे। बड़े नगरों में अलग कुर्रम गठित किए जाते थे जिन्हें तनयूर अथवा तंकुर्रम कहा जाता था और शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा हुआ करते थे। ग्राम प्रशासन की अगर बात करें तो चोल शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होता है।